जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 5 जन्य फॉर ऑल। और मैं चंदन अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी की पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरा ग्लोब और साथ में हमारा भारत भी एक अदृश्य महामारी, एक अदृश्य वायरस कोविड-19 कोरोना के चपेट में है। और इस महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। और यहाँ पर इस बदलते हुए माहौल में हम सभी के मन में एक संवैधानिक उपबंध, जिसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं, जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, हम सभी के मन में ये बातें चल रही हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस प्रकार के किसी भी आशंका को सिरे से दरकिनार कर दिया है। लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक प्रतियोगी छात्र होने के नाते यह हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर यह वित्तीय आपातकाल का उपबंध हमारे संविधान में क्यों है, कैसे है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में आपातकाल की स्थिति देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश की संप्रभुता को और साथ ही साथ देश की सुरक्षा को कायम करने के लिए लगाया जाता है। और जब हम संविधान की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो हम पाएंगे कि संविधान के पार्ट 18 यानी भाग 18वें में 352 से लेकर के 360 तक के जो हमारे उपबंध हैं, 352, 360, कुल 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। लेकिन यह वीडियो आपको बताएगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 352 के तहत अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 352 जो इमरजेंसी इंप्लीमेंट होती है, इम्पोज होती है, वह इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी के रूप में जानी जाती है। 356 के तहत जो इमरजेंसी लगती है वो स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट्स रूल के रूप में जानी जाती है। और 360 के तहत जो इमरजेंसी लगती है वह इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल के रूप में जानी जाती है। वित्तीय आपातकाल, चूँकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है, सबसे बड़ा कारण यही है कि आज तक हमारे देश ने इस प्रकार की कोई ऐसे उपबंध का सामना नहीं किया है, यानी वित्तीय आपातकाल हमारे देश में अभी तक नहीं लगा है। क्योंकि अगर इतिहास की पृष्ठभूमि में चले तो 1991 में, इन 1991 पे में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब हुआ था तो उस समय यह संभावना बन रही थी कि वित्तीय आपातकाल इम्पोज होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वित्तीय आपातकाल होता क्या है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपातकालीन शक्तियों का जो निर्धारण होता है वो देश के महामहिम यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश का संपूर्ण भाग या देश का कोई भी एक क्षेत्र उस स्थिति में जा रहा है जहां से संपूर्ण देश की वित्तीय व्यवस्था प्रभावित होगी, कमजोर होगी और देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता को बरकरार करना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कैसे होती है, तो राष्ट्रपति इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उस परिचय के बाद, उस घोषणा के बाद संसद को यानी इंडियन पार्लियामेंट को सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत के द्वारा, 50% + 1 को हम साधारण बहुमत कहते हैं, और साधारण बहुमत के द्वारा विदिन 2 मंथ्स यानी 2 महीने के अंदर ही इसको पास करना होता है। यानी राष्ट्रपति एक बार जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उस घोषणा को हमारे संसद के माध्यम से, देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको हम संसद कहते हैं, उन संसद के दोनों सदनों से उस उपबंध को, उस प्रावधान को पास करना अनिवार्य हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक बार जब वित्तीय आपातकाल लग गया तो फिर क्या क्या प्रभाव होंगे उसके, उस वित्तीय आपातकाल से कौन कौन से बदलाव हमारे देश को देखने को मिलेंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही संक्षेप में हम इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को जानेंगे। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यह चैनल 5 जन्य समाज के सभी प्रकार के समुदायों, सभी प्रकार के वर्गों के लिए मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन के लिए भी उद्घोष करता है। अब हम जानते हैं वित्तीय आपातकाल के क्या प्रभाव होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत यह नियम बनाया गया कि वित्तीय आपातकाल का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी कोर्ट में हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदालतें भी इस वित्तीय आपातकाल की समीक्षा कर सकती हैं।
अब सवाल ये उठता है कि वित्तीय आपातकाल लगेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वित्तीय आपातकाल लगने के बाद हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होगी, हमारी जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होगी, वही सर्वे सर्वा यानी सर्वमान्य होगी। राज्य व्यवस्थापिका का यानी राज्य सरकारों का अब रोल, अहम भूमिका, योगदान कम हो जाएगा, न के बराबर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल के लगने के बाद दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि केंद्र सरकारें किसी भी प्रकार के राज्य सरकारों के कर्मचारियों के उनके वेतन, उनके भत्तों में कटौती कर सकती है और इसका किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं बन सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जुडिशियरी न्यायपालिका को भी इस दायरे में रखा गया है। यानी हमारे देश में जितनी भी अदालतें हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इनमें काम करने वाले कर्मचारियों, इनमें निर्णय देने वाले जो हमारे न्यायाधीश हैं, उनके भी वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है। तीसरा प्रभाव ये पड़ता है कि जब एक बार हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद राज्य अपने स्तर से किसी भी प्रकार के मनी बिल को ओरिजिनेट नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार सिर्फ सलाह दे सकते हैं, राज्य सरकार सिर्फ गाइडलाइन अग्रेसित कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र सरकार के ही पक्ष में होगा, केंद्र सरकार के द्वारा ही मान्य होगा, सर्वमान्य होगा। चौथी सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि एक बार जब वित्तीय आपातकाल लग गया तो वो कितने दिन तक रहेगा, यह किसी भी प्रकार की सरकारों या किसी भी प्रकार के निकायों के द्वारा तय नहीं होगा। यानी जैसा कि हम राष्ट्रपति शासन देखते हैं, उसकी एक टाइम पीरियड होती है, उसकी एक वैधता होती है। वित्तीय आपातकाल में किसी भी प्रकार की कोई वैधता नहीं होती है। वित्तीय आपातकाल तब हटाया जाएगा जब राष्ट्रपति को लगेगा कि अब वित्तीय हालात, वित्तीय संकट हमारे देश से दूर हो गए हैं, तब जाकर के यह इमरजेंसी, इकोनॉमिकल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी हटाई जा सकती है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से वित्तीय आपातकाल के उपबंध समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।